कल ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। आज हम आप लोगों को नया क्वेश्चन पॉलिटी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मेरा सेशन है, इसमें आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और साइंस सारे क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे विद ब्रीफ के साथ। उसका सबका एक्सप्लेनेशन आप पूरा अच्छी तरीके से देखेंगे। हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को, हर क्वेश्चन के फैक्ट को, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम पॉलिटी में कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप लोग देखते होंगे पॉलिटी में आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीटेड आते हैं, कुछ अमेंडमेंट ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं। तो आज आप लोगों को देखना है उन सारे अमेंडमेंट को जो एग्जाम के पैटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में खास करके वहां से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलते हैं। तो पहला अमेंडमेंट आप लोग देखते होंगे 42 अमेंडमेंट 1976। इससे आप लोग परिचित हो गए। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम आप लोगों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जिसको जरूर देखिएगा। 42वां अमेंडमेंट 1976 में आप लोग की पहली बातें जो आपकी पहली बात थी 42वें संविधान संशोधन 1976 की जो पहली बात थी, आप लोग उसको ध्यान से समझना। 42वें संविधान संशोधन 1976 की पहली बात, उसमें आप लोगों को देखना है कि क्या क्या इसमें जोड़ा गया था, क्या क्या नई बातें इसमें ऐड हुई हैं, उन सब पे आपको फोकस करना है। जैसे कि पहली बात हम इसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कुछ नई नई चीजें जोड़ी गई है। जैसे आपके संविधान में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 3 शब्द इससे आया था। एक समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और आपका अखंडता। 3 शब्द आया था, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाज के अंदर रहने वाले सभी वर्गों का समुचित रूप से विकास ही समाजवाद कहलाता है। समाज का मतलब ये होता है, समाज के अंदर जो रहने वाले वर्ग होते हैं, चाहे जो वर्ग हों, उन सारे वर्गों को, आप समाज के अंदर रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ग होते हैं। तो चारों वर्गों का समुचित रूप से विकास ही समाजवाद का मतलब होता है भलाई। समाज की भलाई ही समाजवाद कहलाता है। पंथनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य का अपना कोई निजी धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों का विशेष रूप से आदर करेगा, सम्मान करेगा और राज्य सभी धर्मों का, सभी धर्मावलंबियों के साथ उसके धर्म को आगे बढ़ाने में राज्य सहयोग करेगा। ये कहता है पंथनिरपेक्ष। मतलब राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों का विशेष रूप से आदर करेगा, सम्मान करेगा और राज्य सभी धर्मावलंबियों के साथ राज्य उनके धर्म का प्रचार प्रसार करने, उनकी आस्था करने, उनके अनुष्ठानिक कृत्य करने में राज्य उनका सहयोग करेगा। राज्य इतनी भूमिका अदा करेगा, यही कहलाता है आपका पंथनिरपेक्ष। अगला टर्म दिया है अखंडता। अखंडता का मतलब होता है जो आपके समाज के अंदर कि आपकी समाज में जो आपका, जैसे आप लोग देखते होंगे जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था तो उस टाइम राज्य किस आधार पे बांटे जा रहे थे? तो भाषाई आधार पे। राज्यों की काफी तगड़ी मांग थी कि हम भाषाई आधार पर अपने राज्यों का गठन करेंगे, भाषाई आधार पे राज्यों का गठन करेंगे। तो उस आधार पे हमारे संविधान के सभी सदस्यों के द्वारा ये डर व्याप्त होने लगा कि अगर भाषा के आधार पर सब लोग एक दूसरे से अलग अलग पृथक स्टेट बन जाएंगे तो उनके बीच में जो एकता का प्रसार होगा वो कहीं ना कहीं खंड खंड टूट जाएगा। इस कारण से नए शब्द आ गया अखंडता। हम लोग भले एक दूसरे से पृथक हैं, एक दूसरे की आवाज को नहीं समझते हैं, एक दूसरे की बातों को नहीं समझते हैं, दोनों का आपसी व्यवहार, आपसी विचार सब डिफरेंट है, लेकिन सबको एक दूसरे से जोड़कर रखती है आपकी क्या है? आपकी एकल नागरिकता। आपके भारत में कौन सी नागरिकता पाई जाती है? एकल नागरिकता, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप, जो भारत में लिया गया है एकल नागरिकता। इसलिए अखंडता शब्द का मतलब ये होता है आपस में भाईचारा, आपसी समरसता को बढ़ाना और जो आपस में एकता का प्रसार है उसका जो दिशा हो एक दिशीय हो, यही कहलाता है अखंडता।
अगली बातें इसमें आप लोगों को देखनी है और इसमें क्या क्या किया गया था। तो इसमें सेकंड बातें आप लोगों को देखनी है, आपका जो पार्ट था पार्ट 14A जोड़ा गया था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, पार्ट 14A किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया जोड़ के? तो इसमें न्यायिक प्राधिकरण या न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। न्यायिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस भाग में की गई है? तो भाग 14A में। किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगली बात आप लोगों को इसमें देखनी है, जो आपके यहाँ पे राष्ट्रीय आपात लगता है। राष्ट्रीय आपात का मतलब होता है नेशनल इमरजेंसी, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्टिकल 352। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन जिसे प्रेसिडेंशियल रूल बोलते हैं, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात जिसे फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आपात किसी देश के अंदर या किसी राज्य के अंदर, किसी जिले के अंदर, किसी स्पेसिफिक प्लेस के अंदर तक भी सीमित रह सकता है। इसमें जोड़ करके ये किया गया कि राष्ट्रीय आपात पूरे भारत में ही नहीं बल्कि उसके किसी एक छोटे से भूभाग के अंदर भी लग सकता है, आर्टिकल 352। अगली बात आप लोगों को ये कहा गया है कि जो आपका संविधान में संशोधन होता है, जिसे संविधान में संशोधन हम लोग बोलते हैं, जिसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 368 में। संविधान में संशोधन की बात की गई है कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर संसद संविधान में संशोधन कर रही है तो उसे न्यायपालिका के किसी भी स्तर पे उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा कि ये सही है कि गलत है। ये इस अमेंडमेंट के द्वारा न्यायपालिका की जो शक्ति है या न्यायपालिका की जो आप लोग पुनरावलोकन की शक्ति बोलते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर कर दिया गया कि अगर संविधान में कोई भी संशोधन करेगी तो न्यायपालिका उस पर यह नहीं पूछ सकती है कि आपने ये संशोधन क्यों किया है, क्योंकि अंतिम रूप से व्याख्या करने का अधिकार तो आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय को है, लेकिन संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ संसद को मिला है और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट, हमारे सबसे शीर्ष स्तर पे सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है, ना कि ये हाई कोर्ट को प्राप्त है, ना उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी प्राप्त है। ये कोई अधिकार ऐसा नहीं मिला है। ये इतनी बातें आप लोगों के लिए देखा। पहले आप लोगों ने बातें देखी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द पार्ट 14A जोड़ा गया है। राष्ट्रीय आपात किसी भूभाग के छोटे से हिस्से तक सीमित रह सकता है और आर्टिकल 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन, जो 367 में संविधान संशोधन कहा गया है, उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जाएगी, अर्थात न्यायपालिका में उसे चैलेंज नहीं किया जाएगा। अगली बातें आप लोग इसमें देखिएगा, ये कई चीजों से लिंक है। आर्टिकल 53 तो कहता है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन आर्टिकल उसी तरीके से आप लोग आर्टिकल 74 की शब्दावली को सुनिएगा। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह लेने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। सहायता एवं सलाह लेने के लिए मतलब उसकी हेल्प करने के लिए और उसका सजेशन लेने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये बात कही गई, लेकिन आर्टिकल 53 ये कहता है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति जब राष्ट्रपति में निहित है तो फिर इसकी मंत्री परिषद की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों उसकी सहायता एवं सलाह ली जाती है। तो यहाँ पे एक बात इस अमेंडमेंट के द्वारा इस बात को बिल्कुल जो विरोधाभास था, एक तरफ आप लोग ये कह रहे हैं कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, वही 74 कह रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह लेने के लिए मतलब उनकी सहायता करने के लिए, सलाह लेने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। जब एक तरफ आप उसकी सारी शक्तियां उसमें समाहित कर दे रहे हो तो कहां से फिर सहायता सलाह लेने की बात आई है। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा इसका निराकरण किया गया और उसमें यह कहा गया, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई कि राष्ट्रपति क्या होगा, मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। अब मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा, अर्थात इससे ये निष्कर्ष निकल गया कि राष्ट्रपति एक वास्तविक नहीं बल्कि नाम मात्र का शासक है। तो इसमें एक बात कही गई कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। इसमें आप लोग देखें 1 2 3 4 5 5 बातों को देखें। नेक्स्ट बात आप लोग देखिएगा, छठी बात, कुछ विषय थे जिसको हम लोग
जो समवर्ती सूची था उस समवर्ती सूची के विषयों में डाल दिए गए। पहले वो सारे विषय राज्य सूची के विषय में आते थे, जैसे वन हो गया, शिक्षा हो गया, जंगली जानवरों एवं पशु पक्षियों की रक्षा से संबंधित कोई विधेयक हो गया, और जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से संबंधित कोई विधेयक हो गया। ये सारे विधेयक जो थे जिस पर अब तक कौन कानून बनाता था, स्टेट गवर्नमेंट, अब उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको मिल गई, अब उस पर कानून बनाने की शक्ति दोनों लोगों को बराबर रूप से मिल गई, समवर्ती सूची में डाल दिया गया। वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन, मापतौल और जंगली जानवरों एवं पशु पक्षियों की रक्षा से संबंधित कोई विधेयक। ये आप लोगों ने देखा स्टेप बाय स्टेप कई सारी बातें। अगली बात आप लोग देखिएगा, लोकसभा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिनिधि सदन। लोकसभा निम्न सदन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव हाउस। प्रतिनिधि सदन होती है, जनता की हितैषी संस्था होती है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है। इसका पुराना नाम क्या था आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका पुराना नाम केंद्रीय विधान परिषद था, केंद्रीय विधान परिषद। और राज्यसभा का मूल नाम क्या था, तो राज्य परिषद था। इसका पुराना नाम केंद्रीय विधान परिषद था। लोकसभा था, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात कितना कर दिया गया, 6 वर्ष। आपसे क्वेश्चन आएगा कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल किस अमेंडमेंट के द्वारा बढ़ाया गया, तो वो कोई दूसरा अमेंडमेंट नहीं है बल्कि 42वां अमेंडमेंट 1976 है। अब बात आती है, इसमें दोनों लोगों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, लोकसभा का और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। अब आप लोगों से क्वेश्चन, इसीलिए संविधान संशोधन को, इतने सारे संविधान संशोधन हुए, जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने आप लोगों के सामने रखी। इस संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान संशोधन बोलते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा, और इसी संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन आता है मिनी संविधान संशोधन किसे कहते हैं, तो मिनी संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए लघु संविधान संशोधन किसे कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहते हैं। अब नेक्स्ट आप लोग देखिएगा, जो इससे भी इंपॉर्टेंट है, 44वां संविधान संशोधन 1978। ये दोनों एक दूसरे से पूरक हैं, एक दूसरे के कंपोनेंट हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें क्या क्या बातें हैं, एक करके हम एक एक बातों को जिक्र करते हैं। पहली बात इसमें यह कहा गया था, जो आप लोगों का राइट टू प्रॉपर्टी अर्थात आर्टिकल 31, जो आपका फंडामेंटल राइट है, उसमें कहा गया था कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होगा। इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से निकाल करके, अर्थात फंडामेंटल की जो फंडामेंटल था उसमें से निकाल करके उसे क्या बना दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसके लिए एक अलग आर्टिकल और एक नया भाग जोड़ा गया, संपत्ति का अधिकार। अब क्या हो गया, ये किस भाग में आया, तो भाग 13A में, और इसमें एकमात्र आर्टिकल 300A जोड़ा गया और इस राइट को बनाया गया लीगल राइट, अर्थात कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। बार बार क्वेश्चन आता है संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो कानूनी अधिकार, वैधानिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार। किस भाग के द्वारा जोड़ा गया, तो भाग 13A के द्वारा। किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 300A या 300 का। पहली बात तो ये की गई। दूसरी बात इसमें क्या की गई, दूसरी बात आप लोग ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात इसमें ये की गई कि जब आप लोगों का इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम आपको सारे फंडामेंटल राइट, पहले फंडामेंटल राइट कुल 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार रिमूव कर दिया गया, आर्टिकल 31 ही मूल संविधान से वर्तमान संविधान से निकाल दिया गया। अब कितने बचे हैं, 6। तो उसमें जब जो आपका फंडामेंटल राइट है वो आपके 6 हैं, पहले कितने थे मूल संविधान में, 7। तो उसमें यह कहा गया कि जब आपके यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगेगी उस टाइम आपके 6 फंडामेंटल राइट, जो आपके 6 फंडामेंटल राइट है, उसमें जो आर्टिकल 20 और 21 है, जो आपके जीवन से संबंधित अधिकार हैं, कि अगर आपको जीवन से ही वंचित कर दिया जाता है, आपको जो जीने की स्वतंत्रता से छीन लिया जाता है, तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो कहा गया कि अगर आपके देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है तो उस टाइम आर्टिकल 20 और 21 क्या नहीं होंगे, पोस्टपोन नहीं होंगे, अर्थात राष्ट्रपति के पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो 20 और 21 को क्या कर लें,
कैंसिल कर दें या उस पे सस्पेंड कर दें। कैंसिल तो कर नहीं सकते, उस पे सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए रोक लेना। तो 20 और 21 कैंसिल नहीं होगा। जब आपके देश में आपात भी लगा हो तो भी कैंसिल नहीं होगा 20 और 21। आप लोग पहले मूल संविधान में 3 शब्द का नाम सुने होंगे, युद्ध, बाह्य आक्रमण और एक शब्द था आंतरिक अशांति, जिसका गलत प्रयोग किया था इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को, जिसे काला दिन के रूप में मनाते हैं सब लोग। तो आंतरिक अशांति का गलत प्रयोग किया गया था, तो इसी अमेंडमेंट के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को रिमूव किया गया और एक नया शब्द आया जिसे हम लोग बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। अब क्वेश्चन आता है सशस्त्र विद्रोह शब्द किस अमेंडमेंट के द्वारा आया? तो 44वें अमेंडमेंट 1978 के द्वारा किसमें जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान संविधान में, मूल संविधान में क्या था? आंतरिक अशांति। अब वर्तमान संविधान में क्या है? सशस्त्र विद्रोह। 20 और 21 अब क्या होंगे? अब स्थगित होंगे। मतलब 1978 के पहले ये स्थगित हो जाते थे, लेकिन 1978 के बाद इनका स्थगित होना बंद हो गया। अब अगला देखिएगा, इसी में और कई सारी बातें हैं, इसमें और कई बात हैं, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में या चुनाव प्रक्रिया में अगर कोई कमी है या कोई खामी है तो उसे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? उससे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है। मतलब उनके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कोई गड़बड़ी हुई है या निर्वाचन के चक्र में कोई प्रोसेस में कोई कमी आई है तो उसकी सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। इस आर्टिकल में, इस अमेंडमेंट के द्वारा ये बात इसमें कही गई है। अगली बात, जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल आपको 6 वर्ष वहां मिला था, इसमें लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः आज भी 5 वर्ष है, ये कर दिया गया। एक बात आप लोगों ने 42वें में और देखी थी, जो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करता है। यहां पर एक बात कह दी गई, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा, परंतु एक बार पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज सकता है। पुनर्विचार का मतलब ये होता है कि अगर कोई गड़बड़ी आई है तो एक बार वो लोग उस पर विचार विमर्श कर लें। अगर विचार विमर्श जो राष्ट्रपति चाहता है, चाहे मंत्री परिषद उसकी बात माने या ना माने, ये मंत्री परिषद की स्वतः की शक्ति है। ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रपति मनवाना चाहता है उसे मंत्री परिषद एज इट इज मान लेगी। मान लेती है तो अच्छी बात, नहीं मानती है तो अगर दोबारा फिर से वही प्रस्ताव उसी तरीके से राष्ट्रपति के पास वापस आता है तो राष्ट्रपति के पास सिर्फ एक विकल्प है कि राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे दें। ये कहा गया था। इसमें मैंने क्या क्या बात बताई? पहली बातें आप लोगों को फंडामेंटल राइट 7 की बजाय 6 हुआ। 20 और 21 स्थगित नहीं होंगे। युद्ध बाह्य आक्रमण के स्थान पे, युद्ध बाह्य आक्रमण तो था, आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह आ गया। अगली बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया और उसमें परंतुक लगाकर कहा गया कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को अपना प्रस्ताव वापस भेज सकती है, किंतु पुनर्विचार से लौटा हुआ विधेयक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा, अर्थात राष्ट्रपति उस पर कंपेल होगा। अगला अमेंडमेंट हम आप लोगों को बताते हैं। एक अमेंडमेंट और है जो उससे भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें 3 चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है, वो भी अमेंडमेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वें से क्या किया गया है? तो पहली बार आर्टिकल 21 में ए जोड़ा गया। अब तक आर्टिकल 21 था जो आप किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब ये नहीं कि आदमी केवल जी रहा है। आदमी को जीने के साथ साथ जो भौतिक आयाम की जरूरत होती है, जो अच्छे पर्यावरण का अधिकार, अच्छी सुख सुविधाओं का अधिकार, अच्छी नौकरी का अधिकार, अच्छे खान पीन का अधिकार, जो एक आदमी को जीवित रहने के लिए जो उसमें इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, और वो भी ऐसे नहीं गरिमामयी जीवन जीने के लिए, वो सारे आयाम मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, वो बात कही गई है आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 21 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 21 ए में जोड़ करके कहा गया 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा राज्य देगा। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा राज्य
वहन करेगा। अगली बात आप लोगों को देखना है, इसमें 45A भी जोड़ दिया गया है। 45A क्या होता है, तो 45A आप लोग देखिएगा, 45A में कहा गया है, मतलब एक बार तो फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया और एक बार दोबारा डीपीएसपी में जोड़ के कहा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, नीति निदेशक सिद्धांत। जैसे फंडामेंटल राइट न्यायपालिका द्वारा परिवर्तनीय है, वहीं डीपीएसपी न्यायपालिका द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। फंडामेंटल राइट किस प्रकार की प्रकृति का है, वो एक नकारात्मक प्रकृति का है, लेकिन डीपीएसपी एक सकारात्मक प्रकृति का है। फंडामेंटल राइट का संरक्षण डायरेक्ट किसको मिलेगा, डायरेक्ट भारत के अंदर रहने वाले नागरिकों को मिलेगा, लेकिन डीपीएसपी का संरक्षण ये सरकार राज्य को, ये सरकार भारत के अंदर रहने वाले नागरिकों को उपलब्ध कराती है या नहीं कराती है, ये उनकी आर्थिक क्षमता पे डिपेंड करता है, उनके पास संसाधन पे डिपेंड करता है। अगर उनके पास आर्थिक क्षमता होगी देने के लिए तो डीपीएसपी के अंतर्गत जितने भी डीपीएसपी हैं सबको वो अमली जामा पहनाएगी, मतलब उन सबको प्रयोग में लाकर दिखाएगी। तो 45A में कहा गया है कि राज्य बालकों की प्राथमिक शिक्षा का दायित्व या बालकों की प्राथमिक शिक्षा का दायित्व राज्य वहन करेगा, ये कहा गया है 45A में। 21A में क्या कहा गया, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अगला तीसरी बात इसी में जोड़ी गई, लास्ट बात तीसरी बात इसमें जोड़ी गई, क्या जोड़ा गया, आपका फंडामेंटल ड्यूटी जिसे हम लोग मूल कर्तव्य बोलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी भाग किसमें है, तो भाग 4A में है और इसके लिए एकमात्र आर्टिकल 51A है। भाग 4A आर्टिकल कौन सा, 51A, किस समिति की सिफारिश पे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। पूछा जाता है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे फंडामेंटल राइट किस भाग में है, तो भाग 4A में है और क्या है, इसके लिए आर्टिकल 51 है। अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, बल्कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एफडी जोड़ा गया। एफडी का मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज, किस समिति की सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, किस भाग में, भाग 4A में, किस आर्टिकल में, तो 51A आर्टिकल पे। अगर मूल संविधान में पूछा जाए आपसे कितने एफडी थे, तो कोई एफडी नहीं था। एफडी का मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। कितने बाद में हुए, वर्तमान में कितने हुए, पहले 10 हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 86वें अमेंडमेंट के द्वारा 10 से बढ़ करके पुनः 11 हुआ। 11वां क्या है, तो 11वां ये है कि जो बाल्यपन वाली अवस्था होती है, बालकों को स्कूल लेकर जाने और स्कूल से लेकर वापस आने की जिम्मेदारी उनके अभिभावकों को दी जा रही है। ये 3 बातें इसमें कही गई। आपका 3 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका 42वां, 44वां और 86वां, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो आप तीनों को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ये आपके पेपर में आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन मैंने आज आप लोगों को तीनों को डिस्क्राइब किया। एक एक बातों को जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार लेक्चर को सुनिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगे उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। बाकी आप लोगों को अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।